हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में आपने सुना कैसे मनीषा अजीबोगरीब हरकत करने लगी थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पूरी तरह से उस प्रेत के वश में आ चुकी है और उसके शरीर पर अब शैतान का कब्जा है। तो आकाश कैसे बचा पाएगा मनीषा को इस प्रेत के चंगुल से, आइए जानते हैं। मनीषा आकाश के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी और हंसते हुए एक ही बात दोहरा रही थी, यू डिस्टर्ब मी, नाउ इट्स माई टर्न। आकाश बस खड़ा यही सोच रहा था कि किस तरह मनीषा को इस जंगल से निकाला जाए। डर से ज़्यादा उसे चिंता थी उस लड़की की जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिसके लिए वह दुनिया से लड़ गया। उसे इस हालात में देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था आकाश के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। आकाश ने बिना कुछ सोचे समझे मनीषा को हाथ से पकड़ा और गले लगा लिया। मनीषा थोड़ा छटपटाई पर फिर अजीब सी मर्दाना आवाज में बोली, दर्द होता है ना, मुझे पता है, बहुत दर्द होता है किसी अपने को परेशानी में देखकर, पर तू मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। मैं जब चाहूँगा इसके बदन से खेलूँगा, इसके हर एक अंग से खेलूँगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मनीषा ने इतना बोला और शरीर के ऊपर के हिस्से में पहने टॉप को दो टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिया और अपने ही बदन पर यहाँ वहाँ हाथ फिराते हुए बोली, वाह क्या जिस्म है तेरी बीवी का, अब इस पर मेरा हक है। आकाश ने बिना देर किए ओम हनुमंते नमः जपना शुरू कर दिया। मनीषा जोर से हंसी और चीख पड़ी, मंत्र फूंक के मारेगा क्या, इससे तो मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। आकाश ने उसकी एक न सुनी और उसको बाहों में थामे जप करता रहा। तभी मनीषा ने उसे जोर का धक्का दिया और आकाश सामने की दीवार से जाकर टकरा गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पर आकाश के मन में खुद से ज्यादा मनीषा की चिंता थी। सिर पर हाथ लगाया तो खून बह रहा था, फिर भी आकाश ने अभी भी मंत्र बंद नहीं किया। बंद होती आंखों से आकाश ने मनीषा को छटपटाता हुआ देखा। मनीषा अब चिल्लाने लगी थी, मंत्र बोलना बंद कर दे नहीं तो तेरी बीवी को मार दूंगा। आकाश जानता था कि ये प्रेत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मनीषा उसकी जिंदगी का जरिया थी और वह उस जरिए को खत्म नहीं कर सकता था। मनीषा की टोन बदल गई, आकाश प्लीज मंत्र बंद कर दो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। तुमको हमारे प्यार की कसम आकाश, प्लीज मंत्र को बंद कर दो। आकाश जानता था कि ये उसको भटकाने के तरीके थे और उसने अपना मंत्र बोलना जारी रखा। मनीषा ने फिर पलटी मारी, तो अपनी बीवी की भी नहीं सुनेगा तो ले अब भुगत। इतना बोल मनीषा ने खुद के शरीर पर इन नाखूनों से घाव करने शुरू कर दिए। कभी खुद को नोचती, कभी गालों पर थप्पड़ मारती और कभी सिर दीवार पर फोड़ देती। फिर एक बार मनीषा जोर से चीखी, मैं आऊँगा वापस, ये मत सोचना कि मैं चला गया। उस प्रेत के इतना बोलते ही सब शांत हो गया और मनीषा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मनीषा के बेहोश होते ही सबसे पहले आकाश ने उसके उभारे बदन को अपनी टी शर्ट से ढका, फिर उसको गोद में उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटाया और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। खून तो आकाश के सिर से भी निकल रहा था, पर मनीषा की हालत ज़्यादा नाजुक थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही मनीषा को एडमिट कराने के बाद आकाश को भी चक्कर सा आने लगा था। खून कुछ ज़्यादा ही बहा था और उसका आखिर में वह भी चक्कर खा के गिर गया। जब होश आया तो उसके और मनीषा के मम्मी पापा सामने मौजूद थे। बेटा ये सब क्या है, आखिर क्या हुआ तुम दोनों को, एक्सीडेंट हुआ या किसी गुंडे बदमाश ने ऐसा किया। आकाश के पिता इतने बोल ही पाए थे कि मनीषा जोर जोर से सांस लेने लगी और उसके मुंह से वही बात निकल रही थी, यू डिस्टर्ब मी, नाउ इट्स माई टर्न। पापा इट इज़ सुपर नेचुरल, मनीषा पर प्रेत का साया है, आकाश हिचकिचाते हुए बोला। कमरे में मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सन्नाटा रोने पिटने की आवाज़ों में बदल गया। उधर मनीषा लगातार नींद में वही बात बड़बड़ाई जा रही थी और फिर 15 मिनट बाद खामोश हो गई। उसकी खामोशी का जवाब वहां लगी लाइट्स ने स्पार्क की आवाज़ों से दिया। आकाश को अब तक इन स्पार्क का भी खास पैटर्न समझ आ गया था और यहाँ हुए स्पार्क से वो कम से कम इतना तो कंफर्म हो चुका था कि उनकी कहानी में स्पार्क का भी एक रोल है। आकाश जी, एक ही बेटी है हमारी, उसकी खुशी के लिए आपसे शादी करवा दी। मुझे नहीं पता आपको क्या फील हो रहा है, पर मौत से बदतर हालत में एक बाप अपनी बेटी को नहीं देख सकता। मनीषा के पापा रोते हुए बोले, कैसी बात कर रहे हैं मिश्रा जी, पहले उसकी बात तो सुन लीजिए, भर्ती तो आकाश भी है, ऐसे कैसे दोष लगा देंगे आप उस पर। आकाश के पिता जोर से बोले। शायद मनीषा के पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया क्योंकि उन्होंने पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मिश्रा जी आकाश की तरफ पलटे, आकाश बेटे हुआ क्या और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। बस पापा आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। हुआ यूँ कि हम जब मनाली आए, आकाश ने पापा को सारी बात एक एक करके सुनानी शुरू कर दिया।
और सभी बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनते रहे। जैसे ही आकाश की बात खत्म हुई, मनीषा की माँ बोली, वो घाटमपुर वाले बाबा को बुला लेते हैं ना, सुना है बहुत तपस्वी हैं। हाँ हाँ सही कह रही हो, मैं शुक्ला जी को बोलकर कल ही उन्हें बुलवा लेता हूँ, मनीषा के पापा बोले। मेरे विचार में भी किसी ओझा बाबा की मदद लेना ठीक है, बशर्ते वह भरोसेमंद हो, आकाश के पिता बोले। चिंता न करो सुरेश जी, बहुत प्रतापी बाबा हैं, मनीषा के पिता बोले। घाटमपुर वाला बाबा असली नाम देवी चंद्र त्रिपाठी, पिता कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। माँ का बचपन में ही देहांत हो गया। 15 साल की उम्र में संन्यास लिया था उसने। बहुत पूजा करता है पर अफसोस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे बुला के आजमा लो, उसे भी मार डालूंगा, मनीषा आँख बंद की एक मर्दाना आवाज़ में बोल रही थी। मनीषा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सब एक पल के लिए दहल गए। पापा जी ये ड्रामा तो करेगा ही, आप बुला लें उसे बाबा को, आकाश ने अपने ससुर से बोला। आधी रात हो चुकी थी। आकाश मनीषा के सिराने ही बैठा था। आकाश अब कुछ ठीक था पर मनीषा की हालत अभी भी नाजुक थी। मनीषा ने तेजी से आकाश का हाथ पकड़ लिया और बोली, वो पति भैंसा खिला देना, बहुत भूख लगी है, प्लीज़ खिला दे। देख अगर शराफत से खिला देगा तो एक हफ्ते के लिए तेरी बीवी को आज़ाद कर दूंगा। ले आना, देख वादा किया है और वादे का मैं पक्का हूँ। आकाश ने मनीषा की आंखों में देखा, सुर्ख खूनी लाल आंखें, उसके चारों तरफ गहरे काले गड्ढे, और जैसे खूबसूरती बदलकर वहसियत में बदल गई हो। एक पल कुछ सोचने के बाद आकाश उठा और हॉस्पिटल से निकल गया। कुछ घंटों बाद 2 किलो भैंसे का मीट लेकर एक बड़े से प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कराकर आया। आकाश जैसे ही हॉस्पिटल में घुसा, कमरे में सोई मनीषा जाग गई और लंबी लंबी सांसें भरते हुए जैसे कुछ सो रही हो। ओह मनीषा के बाप, देख मेरा भैंसा आ गया। ओए आकाश के बाप, बस तुम्हारा बेटा 10 की गिनती पर दरवाज़ा खोलेगा। मनीषा और आकाश के पिताओं को जगाकर मनीषा ने गिनती शुरू कर दी और वाकई 10 गिनते ही दरवाज़ा खुला और आकाश ने डब्बा लेकर मनीषा की गोद में रख दिया। वाह क्या खुशबू है, अरे जियो मेरी मैना के कसम, आज तो मैं भैंसा खाऊंगा। मनीषा ऐसे उछलने लगी जैसे ये बच्चा किसी नए खिलौने को देखकर खुश होता है। दोनों हाथों से किसी जानवर की तरह मनीषा उस मांस को नोच नोच कर खा रही थी और खुद में ही खुश भी होती जा रही थी। डब्बे को खत्म करके उसने अच्छी तरह से उसे जेब से चाटा और साफ किया और एक लंबी डकार मार के बोली, वादा कैंसल, ऐसा लजीज खाना खिलाएगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो उखाड़ सके उखाड़ ले, चल जाए यहाँ से। इतना बोल मनीषा ने डब्बा फेंका और लेट गई। आकाश बस खुद में घुट कर रह गया था। उस प्रेत की वादा खिलाफी पर उसे गुस्सा तो काफ़ी आया पर वह कुछ नहीं कर सकता था। अगली सुबह जब डॉक्टर्स की टीम ने मनीषा को चेक किया तो सब कुछ बिल्कुल सही पाया। अगली सुबह डिस्चार्ज करने का भी भूल गए। 11 बजे घाटमपुर वाले बाबा आए और मनीषा के पास बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके मनीषा के सिर पर हाथ रखा। क्या त्रिपाठी, तू तो निर्दोष साधु है, ना कोई पाप ना कोई पाखंड, कुछ नहीं, तुझको अब क्या कह के भगाऊं। मनीषा अचानक से आंख खोल के बोलने लगी, तेरे जैसे 75 ठीक किए हैं, बता कौन है तू और चाहता क्या है। बाबा उसी स्वर में चिल्लाया, इतना आसान लगता है तुझे, आजमा ले अपना तपोबल, आज आखिरी चल तब चलूंगा जब तू थक जाएगा, मनीषा बोली। बाबा ने अपने झोले से चिमटा निकाला और उसे मनीषा के कान के पास ले जाकर कुछ गुदगुदाते हुए बजाने लगा। मनीषा के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव तो आए पर फिर वह मुस्कुराने लगी। बाबा ने फिर थैले में हाथ डाला और भस्म निकालकर कुछ बोलते हुए मनीषा के सिर पर लगा दिया। मनीषा की चीख निकल गई। हॉस्पिटल स्टाफ भागा भागा उस कमरे की तरफ आ पहुंचा। कमरा खोलते ही बवाल समझ गया। मनीषा जोर से चिल्लाई, सर देखिए ये लोग मेरे साथ अंधविश्वास वाली चीजें कर रहे हैं। स्टाफ ने धक्के मार कर बाबा को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। इतना अपमान सहकर बाबा दोबारा मदद न करने की कसम लेकर चला गया। आकाश की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। क्या करे, किससे मदद मांगे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हे हनुमान जी सहायता करें। मन ही मन वह हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। तभी मनीषा के फेसबुक पर एक मैसेज आया। जब आकाश ने चेक किया तो मैसेज किसी प्रोफेसर अर्जुन का था, जिस पर लिखा हुआ था, डियर मनीषा, मैंने तुम्हारी वीडियो फेसबुक पर देखी। ये एक पैरानॉर्मल केस है और मैं एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मेरी रिसर्च को तुम्हारी। प्लीज़ शेयर योर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट यू। आकाश ने मैसेज पढ़ा और बिना देरी किए उसे अपना एड्रेस और नंबर सेंड किया। तो क्या 2 बाबाओं की नाकामयाबी के बाद प्रोफेसर अर्जुन आकाश की मदद कर पाएगा? क्या आकाश बचा पाएगा अपने प्यार को, या वो मनीषा को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए
और सुनते रहिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन माय हाउस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।